गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा जुडिशियरी के ऊपर चल रही थी और जुडिशियरी पर चर्चा के क्रम में हमने न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की थी। मुझे लगता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस से आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। थोड़ा सा रुकने की जरूरत इसलिए है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है इसके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो यह नियुक्ति प्रक्रिया जो है स्थिर ना होकर के विकसनशील रही है। नहीं, और जब हम कहते कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थिर न होकर विकसनशील रही है तो किस कंटेक्स्ट में इसकी विकसनशीलता की बात कर रहे हैं? तो पहला है मूल संवैधानिक उपबंध। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, नहीं, दूसरा डायमेंशन है न्यायपालिका द्वारा इसमें व्यावहारिक बदलाव। नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस की जब मैं चर्चा कर रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस की चर्चा के क्रम में हमने बतलाया था कि प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जुडिशियरी को अमेंडमेंट की ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो ऑथोरिटी जुडिशियरी के पास है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार न्यायपालिका के पास से है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए न्यायपालिका ने 70 के दशक में 1973 के केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मूल ढांचे की संकल्पना को प्रस्तुत की, और अब जुडिशियल रिव्यू की ऑथोरिटी और मूल ढांचे की संकल्पना ये दोनों मिलकर के क्या कर रही है? मतलब इन रियल सेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जुडिशियरी के भी इनडायरेक्ट रोल को इंश्योर कर रही है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें भारत के संविधान का मूल पाठ तो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसकी व्याख्या क्या होती है? नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मैंने बात की इसमें रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू और रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या कहा हमने? मूल पाठ अपरिवर्तित रहता, पर
उसकी व्याख्या क्या होती? बदल जाती। और तीसरा कंटेक्स्ट देखें, तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो तीसरा कंटेक्स्ट है 99th अमेंडमेंट 2014 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में इसे खारिज किया जाना। नहीं, जब मूल संवैधानिक उपबंधों की बात करते तो आर्टिकल 124 क्या करता? न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की अहम भूमिका की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता हुआ आता नहीं। और यहां पर न्यायपालिका की भूमिका क्या होती? न्यायपालिका के परामर्श की बात है। नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति इन दोनों के द्वारा मिलकर के होती है, लेकिन प्राइमेसी किसकी है? कार्यपालिका की। कई बार अगर गौर करें, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर जाकर के देखें तो कई बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, जो मेजर केसेज हैं, वहां से भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब जब न्यायपालिका द्वारा इसमें व्यावहारिक बदलाव की बात करते तो ये व्यावहारिक बदलाव 3 चरणों में होते हैं। पहला चरण क्या है? ये व्यावहारिक बदलाव फर्स्ट फेज एसपी गुप्ता केस 1982, जिसे न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ पहला मामला भी कहा जाता। तो एसपी गुप्ता केस में क्या कहा गया? नहीं, तो एसपी गुप्ता केस में मतलब सीजेआई के परामर्श की व्याख्या की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की व्याख्या करते हुए क्या कहा गया? इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया कि यह परामर्श जो है बाध्यकारी नहीं। अंतिम निर्णय किसका है? अंतिम निर्णय जो होगा राष्ट्रपति का होगा। अर्थात अंतिम निर्णय जो इस संदर्भ में होगा
वो सरकार का होगा। लेकिन यहीं पर एक दूसरी बात भी की गई, नहीं, वह क्या थी? परामर्श की महत्व पर बल दिया गया। ये नई चीज थी। ये जो परामर्श का महत्व है, इस पर बल, ये न्यू चीज थी। लेकिन अगर यहां पर देखें तो संवैधानिक संतुलन यहां पर क्या है? नहीं, संवैधानिक संतुलन का बना रहना, सेकेंड फेज जो है, सेकेंड फेज कहां आता? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 1993। उन्नीस सौ 93 का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस, इसमें क्या किया गया? तो इसमें आप देखेंगे दो काम किया गया। सीजेआई के परामर्श की पुनर्व्याख्या की गई, पहला काम किया गया। और दूसरा काम क्या किया गया? परामर्श को बाध्यकारी बनाना। और इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि सीजेआई से परामर्श का मतलब क्या है? तो इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श का मतलब है सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श। नहीं, और यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर आकर के आप क्या देखते? यही वह बिंदु है जहां पर आप देखें कॉलेजियम व्यवस्था का आविर्भाव होता। नहीं, जो अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थी, अब वह अथॉरिटी किसको चली गई? कॉलेजियम को चली गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले राय नहीं देंगे, वो दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे और इन वरिष्ठतम न्यायाधीशों में भावी न्यायाधीश भी शामिल होंगे। भावी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। और इसने क्या किया?
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो संवैधानिक संतुलन था, संवैधानिक संतुलन को क्या किया? इसने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को पलटने का काम किया। क्योंकि जैसे ये राय बाध्यकारी हुई, जैसे ये राय बाध्यकारी हुई, तो राय के बाध्यकारी होने का मतलब क्या हुआ? अब प्राइमेसी किसकी होगी? न्यायपालिका की, ना कि कार्यपालिका की। और यह सब किया गया किस आधार पर? तो इसी जजमेंट में कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह क्या है? मूल ढांचे का हिस्सा है। और चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति को क्या किया जाना चाहिए? राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। बातें स्पष्ट हो रही नहीं? थर्ड फेज जब आप मूव करते, तो थर्ड फेज क्या है? न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ तीसरा मामला, नहीं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 1998, नहीं, इसमें क्या किया गया? नहीं, अच्छा, इसमें एक और बात कही गई थी, ये ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया? यहां पर सीजेआई की नियुक्ति हेतु वरिष्ठता के सिद्धांत को आधार बनाने की बात की है। अब यहां पर क्या होता? थर्ड केस में जाएंगे तो पहला काम जो किया जाता है, नहीं, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम का विस्तार, नहीं, और कॉलेजियम का विस्तार जो किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज, और हाई कोर्ट के संदर्भ में सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज, नहीं, और ट्रांसफर के संदर्भ में
CJI plus 4 senior most SC judges. तो कॉलेजियम व्यवस्था को विस्तार दिया गया। दूसरा क्या किया गया? दूसरी बात कही गई, नहीं, कॉलेजियम की लिखित राय पर बल दी गई। और कॉलेजियम की लिखित राय पर जो बल दी गई, इसने क्या किया? इसने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की बहाली को सुनिश्चित किया। और सीजेआई की मनमानी पर क्या किया? अंकुश लगाना या रोक लगाना कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी राय भी लिखित रूप में देनी होती, साथ ही साथ कॉलेजियम के हर सदस्य की राय क्या है, नहीं, उनकी राय को भी लिखित रूप में टैग करना होता। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट देखें तो क्या कहा गया? तीसरा कंटेक्स्ट अगर यहां पर जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं सहमति पर बल, कहा गया कि यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य असहमत तो उस नाम की अनुशंसा ने। मतलब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो 1998 में कॉलेजियम व्यवस्था को स्पष्ट, पारदर्शी और स्पष्ट पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई और कहीं न कहीं जवाबदेह बनाने का भी प्रयास। कोशिश की गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में आम सहमति को महत्व दिया जाए। 2 सदस्य असहमत है तो रिकमेंड नहीं किया जाएगा। सिंपल सा इसका क्या मतलब है? सिंपल सा इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 न्यायाधीश सहमत होंगे तब जाकर के रिकमेंडेशन, और 5 न्यायाधीशों का कॉलेजियम होगा इंक्लूडिंग सीजेआई। 4 को सहमत होने की आवश्यकता होगी, इसका मतलब 80% सहमति, दैट इज नियर अबाउट कंसेंसस। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो एक और बात कही गई। क्या बात की गई? कही गई इसमें यह भी बात की गई कि अगर परामर्श प्रक्रिया का पालन नहीं, तो परामर्श मानने के लिए कार्यपालिका
कार्यपालिका बाध्य नहीं है। बेसिकली जो चीजें मैं बतलाना चाह रहा कि अगर आप देखें तो जुडिशियरी का बिहेवियर जो है एग्जीक्यूटिव और यद्यपि संवैधानिक संतुलन यहां पर पलटा है, लेकिन अगर आप देखें तो जुडिशियरी का बिहेवियर जो है वह आपको कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्टरी दिखाई पड़ रहा है। जुडिशियरी खुद जजेज अपॉइंटमेंट के एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप करना चाह रही है जो स्पष्ट और पारदर्शी हो, नहीं जो कंसेंसस पर आधारित हो, नहीं, और जहां पर चेक एंड बैलेंसेज इफेक्टिव तरीके से काम करें। ऐसा नहीं है कि सीजेआई की मनमानी शक्तियां मिल जाए, नहीं। अब अगर देखें उसकी विस्तार से, जब मेंस पर चर्चा करूंगा तो विस्तार से चर्चा होगी। अभी के कंटेक्स्ट में मैं तीसरे पहलू की तरफ आऊंगा, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा इसको विस्तार से डिस्कस किए जाने की आवश्यकता महसूस करता। हाँ बोलिए। देखिए, बेसिकली क्या है कि एक मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में जुडिशियरी जो है, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है या हर जगह जुडिशियरी सही है। जजेज अपॉइंटमेंट प्रोसेस के कंटेक्स्ट में देखें, मेरी समझ कहती है न्यायपालिका के भी स्टैंड गलत हैं, कार्यपालिका के भी स्टैंड गलत है। दरअसल न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट के मूल में जो भावना मौजूद है कि न्यायपालिका जजेज के अपॉइंटमेंट में अपनी सुपरमेसी को बनाए रखना चाहती, अपनी प्राइमेसी को बनाए रखना चाहती, जिस प्राइमेसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वैलिड सपोर्ट नहीं है। भारत की न्यायपालिका का जो है, भारत का संविधान न्यायपालिका के जिस क्लेम को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि भारत का संविधान प्राइमेसी किसको देता है? राष्ट्रपति के बहाने हुआ कार्यपालिका को प्राइमेसी देता नहीं। लेकिन न्यायपालिका के पक्ष में जो बात आती है कि जब हम न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कार्यपालिका और विधायिका के सापेक्ष रख करके देखते हैं तो न्यायपालिका ज्यादा एश्योरिंग लगती है, नहीं? क्योंकि क्रेडिबिलिटी और एश्योरेंस ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देख सकते। मैंने तीनों केसेस की आपके साथ चर्चा की, फर्स्ट केस की भी चर्चा की, सेकेंड केस की भी चर्चा की और थर्ड केस की भी चर्चा की। और तीनों केसेस की चर्चा क्या इंडिकेट कर रही है
कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो लगातार इवॉल्व हुआ और कॉलेजियम सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये भी तो एक रियलिटी है कि कॉलेजियम सिस्टम भ्रष्ट और अयोग्य लोगों को हायर जुडिशरी तक पहुंचने से रोक पाने में असमर्थ रही। ये तो एक फैक्ट है, नहीं? दूसरी बात, ये एक फैक्ट है कि कॉलेजियम सिस्टम ने न्यायपालिका में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का काम किया। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद को प्रमोट किया। नंबर 3, ये एक फैक्ट है कि हमारी जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी, अगर आप देखें तो इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव नहीं है का मतलब समझते हैं? उसे इंक्लूसिव जुडिशियरी नहीं कह सकते। इंक्लूजन के फ्रंट पर अगर आप जाकर के देखें तो न्यायिक निर्णयों के आलोक में इंक्लूजन टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इंक्लूजन के संदर्भ में जुडिशियरी एश्योर करती है अपने जजमेंट के कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर हम जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें, न्यायपालिका की संरचना की बात करें, अगर हम बात करें मार्जिनलाइज सेक्शन के जुडिशियल प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन की, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी में मार्जिनलाइज सेक्शन के हाशिए पर के समूह के प्रतिनिधित्व की बात करें, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़े लोग हो, चाहे हम उसको जेंडर पर्सपेक्टिव में देखें, नहीं, चाहे हम पिछड़े बैकवर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में देखें, सवाल यह उठता, चाहे हम माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में देखें, क्या डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी जो है, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी जिनके पास है, क्या उनका कैरेक्टर इंक्लूसिव है क्या? नहीं। अगर आप देखें तो इंडियन जुडिशियरी की हार्श रियलिटी है कि इंडियन जुडिशियरी में अपर कास्ट का डोमिनेंस दिखाई पड़ता, और अपर कास्ट का यह डोमिनेंस जो है कई बार इंडियन जुडिशियरी के निर्णय को भी प्रभावित कर रहा है। नहीं कर रहा है ये बात नहीं, ये इसका दूसरा पक्ष है। तीसरा जो एक इन दोनों पक्षों के कंटेक्स्ट में जो बात कहूंगा, तो एक समस्या ये भी है कि बेसिक स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिक स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यह अगेंस्ट जाता नहीं। ये तो न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में आपने देखा। अब कार्यपालिका के कंटेक्स्ट में देखें, अगर एग्जीक्यूटिव के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका हमेशा क्या चाहती है कि जुडिशियरी उसके हिसाब से निर्णय दे, नहीं? और समय समय पर, विशेष करके 2 फेज को मैं कोट करना चाहूंगा। एक श्रीमती गांधी का जो फेज रहा,
और दूसरा करंट गवर्नमेंट का जो फेज है। दोनों फेजेज में अगर आप जाकर के देखें तो कमिटेड जुडिशियरी के प्रति आग्रहशीलता जो है बढ़ी है। कमिटेड जुडिशियरी के प्रति आग्रहशीलता का मतलब क्या हुआ? तो जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जो सत्ता प्रतिष्ठान है, सत्ता प्रतिष्ठान की यह चाहत है कि जुडिशियरी का जो है एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं, उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता से मैच करनी चाहिए। बातें समझ रहे नहीं? अगर कमिटेड जुडिशियरी होगी तो कमिटेड जुडिशियरी सरकार के कंसर्न को ज्यादा अहमियत देगी। अगर कमिटेड जुडिशियरी होगी तो कमिटेड जुडिशियरी सरकार का जो एजेंडा है, सरकार के एजेंडे को लागू करने में अहम रोल प्ले करेगी। बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो इसके लिए सरकार कोशिश क्या करती? तो इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो उस पर उसका कंट्रोल हो, उसमें उसे प्राइमेसी मिले, अपने लोगों को हायर जुडिशियरी में एंट्री उनकी इंश्योर की जा सके। और अगर अपने लोगों की एंट्री हायर जुडिशियरी में इंश्योर की जा सकती तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जाकर के देखें तो सरकार जुडिशियरी से, न्यायपालिका से अपेक्षित निर्णय सुनिश्चित करवा सकेगी, एक्सपेक्टेड डिसीजन अपने फेवर में दिलवा सकेगी। याद करें, कुछ समय पहले दिल्ली दंगे के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने, नाम मैं मिस कर रहा, क्या, हां, तो दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे जिन्होंने कठिन सवाल पूछे और अगले दिन दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए अगले दिन जो है एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया। आप अगर देखें, बड़ी तीखी बहस हुई थी, जो लोग कोर्ट में मौजूद थे वहां पर, और उस तीखी बहस में अटॉर्नी जनरल ने, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते, उन्होंने मतलब बजावता देख लेने की धमकी दी, नहीं, और रात में 11:30 बजे उनके ट्रांसफर, दूसरे हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आ जाते हैं, और उस केस की अगले दिन की सुनवाई से उन्हें रोक दिया जाता, एक नए जज मौजूद होते। मतलब एक सिंपल मैं रिफ्लेक्शन दे रहा, बिहार में पिछले करीब 16 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, नहीं? और पटना हाईकोर्ट के बारे में एक परसेप्शन जो है कि पटना हाईकोर्ट में अगर सरकार एक पक्ष है तो जो भी निर्णय होंगे वो किसी न किसी रूप में सरकार के पक्ष में होंगे। मेरी बातें समझ रहे? जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जाकर के देखें
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जुडिशियरी से हम क्या एक्सपेक्ट करते? जुडिशियरी से हम यह एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी यह अपेक्षा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय दे, सरकार के दबावों से मुक्त रहते हुए निर्णय दे। और सरकार के दबावों से मुक्त रह करके निर्णय देना तब तक संभव नहीं है जब तक कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न हो। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, क्योंकि न्यायपालिका के सामने जो मामले जाएंगे, अक्सर आप देखेंगे सरकार भी उन मामलों में एक पक्ष होती, दूसरे पक्ष के रूप में नागरिक मौजूद होते, दूसरे पक्ष के रूप में नागरिक मौजूद होते। कई बार सरकार के विविध पक्ष ही सेंटर वर्सेस स्टेट की स्थिति होती, वो भी तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, नहीं? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेडरल स्पिरिट, फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुडिशियरी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता आवश्यक है। मूलाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भी जुडिशियरी की स्वतंत्रता निष्पक्षता आवश्यक है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जो जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तब तक फुलफिल नहीं किया जा सकता जब तक कि, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तब तक फुलफिल नहीं किया जा सकता जब तक कि क्या ना किया जाए, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष ना हो। अब बातें स्पष्ट हुई नहीं? जब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सह और मात का जो खेल चल रहा, उसके पीछे दोनों के इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन को आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए चीजों को एनालाइज कर पाना आसान नहीं होगा। क्लियर? नहीं? तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो करेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, सेकेंड केस जो था एडवोकेट एंड रिकॉर्ड केस 1993, जिसको सेकेंड जजेज केस कहा जाता, सेकेंड जजेज केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीजेआई का जो परामर्श है, और वहां आकर के कॉलेजियम का जो परामर्श है, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। उसमें कहा गया कि कार्यपालिका को केवल अयोग्य व्यक्ति को की नियुक्ति को रोकने का अधिकार है। मतलब कार्यपालिका अगर चाहे तो अयोग्य व्यक्ति को की नियुक्ति को रोक सकती है, लेकिन इसके लिए भी आवश्यकता किस बात की है? इसके लिए भी आवश्यकता इस बात की है कि सीजेआई को भरोसे में लिया जाना चाहिए, सीजेआई को विश्वास में लिया जाना चाहिए। नहीं? अगर आप देखें थर्ड जजेज केसेज में भी क्या कहा गया, तो थर्ड जजेज केस में भी कहा गया कि कार्यपालिका बाध्य नहीं है उस स्थिति में सीजेआई के परामर्श को मानने के लिए
जिस स्थिति में परामर्श की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। अब अगर गौर करें तो यहां सेंस जो इमर्ज करता है, अगर अयोग्य व्यक्ति को की नियुक्ति को रोकने का अधिकार है, तो उस स्थिति में जो नाम रिकमेंड किए गए कार्यपालिका नोट के साथ उस पर पुनर्विचार का आग्रह कर सकती है न्यायपालिका से। कंटेक्स्ट यही है। और पुनर्विचार के पश्चात जो रिकमेंडेशन आता है उससे कार्यपालिका बंधी हुई है। अब बातें स्पष्ट हुई। अब इस मैकेनिज्म की फंक्शनिंग में समस्या कहां पर आ रही थी? तो इस मैकेनिज्म की फंक्शनिंग में समस्या यह आ रही थी कि अक्सर एग्जीक्यूटिव पुनर्विचार का आग्रह करती थी, लेकिन डिटेल उपलब्ध नहीं करवाती थी। अगर कार्यपालिका को ऑब्जेक्शन है किसी नाम से, तो वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगी विथ फैक्ट एंड फिगर। नहीं, ऐसा कार्यपालिका करती नहीं थी। और ऐसा जब कार्यपालिका करती नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे मैकेनिज्म कार्यपालिका के पास उपलब्ध है। न्यायपालिका के पास क्या मैकेनिज्म उपलब्ध हैं? जांच एजेंसियों पर किनका नियंत्रण है? न्यायपालिका तो फैक्ट एंड फिगर के कंटेक्स्ट में काम करती। और मुझे लगता है यहां पर न्यायपालिका का रीजन जो है वह वैलिड है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में समस्या जाकर के देखें तो समस्या क्या उभर करके सामने आती? तो समस्या यह उभर कर सामने आती, अभी जो पिछले 7 वर्षों के दौरान या तो कार्यपालिका रिकमेंडेशन को स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी। और अस्वीकार करेगी तो टेम्पोररी करेगी, रिकंसिडरेशन के रिक्वेस्ट के साथ। बातें स्पष्ट हो रही? पार्शियली स्वीकार करने और पार्शियली रिजेक्ट करने की ऑथोरिटी नहीं है। नहीं? तो अगर आपको ध्यान हो, जैसे ये सरकार अस्तित्व में आई थी, इसी चीज को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। पहला विवाद जो जुडिशियरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, अगर एन गोपाल सुब्रमण्यम या क्या नाम था, जिसके नाम को कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था, सरकार ने जो है उनके नाम को छोड़ करके अदर नाम को एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं, ये तो संयोग का ये सेंस प्रिवेल किया, उन्होंने अपना नाम खुद विड्रॉ कर लिया, क्योंकि कार्यपालिका उस नाम को दोबारा न्यायपालिका आमदा थी। तो उस स्थिति में कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के बीच टकराव होता, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। लेकिन उन्होंने खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ? संकट टला नहीं। और अगर आप देखें तो लगातार इस टकराव कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ा है। एनजेएसी से बड़ा प्रमाण क्या होगा? पिछले 32 वर्षों में पहली बार सरकार ने, न्यायपालिका ने
पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ को 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, एनजेएसी वाला जो मामला था। क्लियर? अब आ जाऊं एनजेएसी पर। नाइन्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराना, और यह किया गया 2015। अब इसके द्वारा क्या किया गया एनजेसी के द्वारा? नहीं, तो इसके द्वारा देखें, नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं, इसका संबंध जाकर जुड़ता नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, संवैधानिक संतुलन की पुनर्बहाली की कोशिश की गई, और संवैधानिक संतुलन की पुनर्बहाली को सुनिश्चित करते हुए क्या किया गया, कार्यपालिका की प्रमुखता को फिर से बहाल करने का प्रयास। बहुत ज्यादा डिटेल में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कंटेक्स्ट को समझे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो होता, इसकी संरचना छह सदस्य होती। सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। विधि मंत्री और तीसरे 2 प्रख्यात व्यक्ति जो विधिवेत्ता होते। मतलब प्रख्यात व्यक्ति नहीं,
तो अगर आप देखें अब दो प्रख्यात व्यक्ति के चयन हेतु समिति, जब तक थोड़ा सा ब्रेक करके नहीं देखेंगे चीजों को समझना मुश्किल होगा। तो इस समिति में पीएम होते, इस समिति में सीजेआई होते, और इस समिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते। तो अगर आप देखें इस सेलेक्ट पैनल का इसका स्वरूप क्या है? सेलेक्ट पैनल का स्वरूप राजनीतिक कहीं अधिक, नहीं। अगर एनजेएसी की संरचना को देखें, न्यायपालिका, के प्रतिनिधि और गैर न्यायपालिका प्रतिनिधि, दोनों बराबर हैं, 3-3, नहीं। और कहीं न कहीं एनजेएसी की संरचना अगर यहां पर यह प्रक्रिया राजनीतिक हो रही, तो एनजेएसी की संरचना न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को क्या बना रही? न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के राजनीतिकरण की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? अब गौर करें, तीसरा बिंदु बढ़े, इसमें एनजेएसी द्वारा आम सहमति से अनुशंसा पर बल, क्या कहा गया? यह कहा गया कि किसी नाम पर दो सदस्य अगर असहमत तो उसकी अनुशंसा नहीं। ठीक है। इसी में एक कहा गया है, पुनर्विचार के संदर्भ में मूल उपबंध जो था बाद में छोड़ना,
क्योंकि अगर आप देखें तो इसी के मद्देनजर यह विधेयक लोकसभा में 2 बार पारित। लोकसभा में 2 बार पारित हुआ। पहली बार में क्या कहा गया पुनर्विचार के संदर्भ में कि अगर किसी नाम पर पुनर्विचार के आग्रह के साथ उस प्रस्ताव को लौटाया गया है, नहीं तो उस नाम की दोबारा अनुशंसा नहीं। जिस नाम पर एक भी सदस्य असहमत है, अब बात समझ में आई। ये मूल उपबंध में प्रावधान था। पहली बार जो पारित किया गया था एनजेएसी बिल, इस प्रावधान के साथ पारित किया गया था। लेकिन जब इसको लेकर के विवाद उठता है, नहीं, राज्यसभा ने इस प्रावधान को लेकर अपनी ओर से आपत्तियां दर्ज करवाई, तब फिर इस प्रोविजन को छोड़ते हुए दोबारा इसको पास किया गया। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था इसका सीधा मतलब था नियुक्ति प्रक्रिया में विधि मंत्री और उसके बहाने सरकार को वीटो राइट देना। मतलब जिस नाम से सरकार सहमत नहीं है, जिस नाम से सरकार सहमत नहीं है, उस नाम को सरकार सीधे खारिज कर देगी। वो अपॉइंटमेंट संभव नहीं हो पाएगा। तब भले ये प्रोविजन हटा दिया गया हो, इस चीज को समझेंगे, भले ये प्रोविजन हटा दिया गया हो, लेकिन यह प्रोविजन सरकार के किसको दर्शाता? इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का संकेत देता है। नहीं? और 2 सदस्य अगर असहमत हैं और इन 2 सदस्यों में एनजेएसी में ये 3 सदस्य हैं, विधि मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति, तो किसी नियुक्ति को रोकने के लिए सरकार को विधि मंत्री के अलावा महज किसी एक सदस्य का समर्थन चाहिए।
अब गौर करेंगे, ये एक सदस्य कोई भी हो सकते, ये प्रख्यात व्यक्ति में से और यह न्यायाधीश में से। अब बातें समझ में आई या नहीं? कोई भी हो सकता। और अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है अगर पॉलिटिकल होता है, उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है, तो न्यायपालिका के भीतर भी तो सरकार को फेवर करने वाले लोग मौजूद होंगे, नहीं? तो उस परिस्थिति में एक समय के बाद आपको नहीं लगता है कि न्यायपालिका सरकार के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को डिक्टेट करना जो है कंपैरेटिवली एनजेएससी के जरिए आसान हो जाता? समस्या इंटेंशन की है, समस्या क्रेडिबिलिटी की है, क्योंकि तमाम कमियों के बावजूद जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। जुडिशियरी ज्यादा क्रेडिबल बिहेवियर के साथ सामने आई है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या कहा? इसी के कंटेक्स्ट में न्यायपालिका ने इसको खारिज किया। न्यायपालिका ने क्या कहा? खारिज, इसे असंवैधानिक बतलाया पूरी के पूरी। उसने डिजाइन डिफॉल्ट की बात की, एनजेएससी की संरचना को लेकर के प्रश्न उठाया, नहीं? दूसरा, ये जो दो प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनके लिए किसी प्रकार की अर्हता का निर्धारण नहीं। किसी प्रकार की अर्हता का निर्धारण नहीं। और एक और चीज देखें, इसमें क्या कहा गया? इस बिल के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो एक और बात कही गई। दो प्रख्यात व्यक्ति में एक किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हाशिए पर के समूह को साइक्लिक मैनर में, नहीं, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, महिला को, अल्पसंख्यक समुदाय को। तो इसलिए इसने कहा, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि इससे एनजेएससी मूल ढांचे का उल्लंघन है। न्यायपालिका ने कहा, नहीं, क्योंकि इसमें न्यायपालिका की प्रमुखता खारिज होती है और इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर
निगेटिव असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। नहीं तो मूल ढांचे का कैसे उल्लंघन है, तो इसके कंटेक्स्ट में इसने क्या कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता या मूल ढांचे का हिस्सा है। नहीं, शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन का यह सिद्धांत भी क्या है, बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं। तो ये वे कंटेक्स्ट थे जिस कंटेक्स्ट में उसको रखकर देखे जाने की जरूरत है। अब यहां तक में कोई भी प्रश्न हो तो पूछ ले। क्या? ऑब्वियसली बीच बीच में गायब रहोगी ना तब। देखते हो ना, कई बार लगता है कि चीजें कितनी आसान है, उन्हीं चीजों को तो पढ़ा जा रहा है। नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि मैं जल्दबाजी में निकल गया, थोड़ा सा रुक करके इसको जो है कहां पर समझ, जब तक आप दोनों का हिडन एजेंडा क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। न्यायपालिका ने कहीं पर यह नहीं कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के कंटेक्स्ट में किसी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को डेवलप करने की ऑथोरिटी न्यायपालिका के पास नहीं है, विधायिका के पास नहीं है। लेकिन जो भी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए वह कंसिस्टेंट होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर से। जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए वह अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जुडिशियरी की प्राइमेसी को इंश्योर करे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के प्रति वह सेंसिटिव हो। यद्यपि यह अपने आप में विचित्र चीज है कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर जजेज को जज अपॉइंट करते हो। मतलब ये व्यावहारिक समस्या है। अकेला भारत ऐसा देश है जहां पर जजेज अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जुडिशियरी की सुपरमेसी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सिचुएशन डिस्टिंक्ट है हमारे यहां का। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो इमर्ज करता है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मोरल और एथिकल वैल्यू का डीजेनरेशन है, इस डीजेनरेशन ने बैलेंस ऑफ पावर को, एक तो बैलेंस ऑफ पावर पहले से टिल्टेड था जुडिशियरी की तरफ, बैलेंस ऑफ पावर को उसने और ज्यादा टिल्टेड बनाया है जुडिशियरी के प्रति। जुडिशियरी ने वैक्यूम को फिल करने के क्रम में उस बैलेंस ऑफ पावर को क्या किया, अपनी तरफ झुकाने का काम किया। क्योंकि सारी चीजों के बावजूद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की क्रेडिबिलिटी जो है
तो इसलिए ना एक बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अगर प्रीवियस ईयर के मेंस के प्रश्नों को देखें तो न्यायिक सक्रियता दो धारी तलवार है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए डबल एज सोर्ड, क्योंकि इन द शॉर्ट रन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि जो अपेक्षाएं लेजिस्लेटिव से हैं, विधायिका से है, जो अपेक्षाएं कार्यपालिका से की जाती, और विधायिका या कार्यपालिका जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने में असमर्थ है, उन अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका खरी ना उतरे तो पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम से मोहभंग होगा और वह डेमोक्रेसी को वीकेंड करने का काम करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन द शॉर्ट रन डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसके जो लिमिटेशन है, उसकी जो कमियां हैं, उसको कवर अप करने का काम जुडिशरी करती। लेकिन इन द लॉन्ग रन देखें तो यह डेमोक्रेसी को वीकेंड करती है। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को कमजोर करती, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका डेमोक्रेसी में किसकी बात है? डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी की जो बात की जाती है तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है मेजोरिटी से, लेकिन डेमोक्रेसी की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि फंक्शनिंग में कंसेंसस बिल्डिंग को अहमियत दी जाए, कहा जाता है ना? नहीं तो सारी चीजों के बावजूद देखें तो न्यायपालिका माइनॉरिटी ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है। न्यायपालिका मेजोरिटी के ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती। हाईली क्वालिफाइड एक बहुत ही छोटा सा समूह है, यही ना न्यायपालिका है। नहीं तो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो ये डेमोक्रेसी को वीकेंड करता है। आज हर समस्या का इलाज कहां ढूंढा जा रहा है? न्यायपालिका के पास जाकर के। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सारी चीजों के बावजूद जुडिशरी एश्योर कर रही है, नहीं? और यह एश्योरेंस जो है वह कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में लोगों के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा क्या कर रहा है? कम कर रहा है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अब बातें स्पष्ट, ठीक है? तो आज की चर्चा को यहीं पर रोकूंगा, नहीं? और